देयर इज अ कैटेगराइजेशन। स्टेट थे ए, बी, सी और डी स्टेट, ठीक है। जो ए स्टेट थे वो प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, जो बी थे वो प्रिंसली स्टेट थे, जो सी थी वो एक्वायर्ड टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स की थी, और डी थी वो यूनियन टेरिटरी। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंसी एंड प्रिंसली स्टेट एंड एक्वायर्ड एंड दिस टेरिटरी? तो देखो, प्रिंसली स्टेट वो थे जहाँ पर देयर इज अ महाराजा एंड प्रिंसेस, और वो इनडायरेक्टली महाराजास के कंट्रोल में थे, बट डायरेक्टली किसका कंट्रोल था उनका? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। वो अपने वहाँ पे गवर्नर वगैरह अपॉइंट कर सकते थे, बट वैसे जो उनका वहाँ पे नॉमिनल हेड कौन होता था? वहाँ के जो प्रिंसेस है। फॉर इंस्टेंस जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जो उस समय वहाँ के महाराजा थे, और इसमें नवाब थे, और पंजाब हो गया, वहाँ पे महाराजा वो पटियाला थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे जो कि दीज आर प्रिंसली स्टेट, ठीक है। अब आती है प्रेसिडेंसीज में, कुछ अजमेर वगैरह, ये कुछ प्रिंसली प्रेसिडेंसीज में आ जाते थे, और डी में अंडमान और निकोबार, ये कुछ इन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा था, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर अभी तुम देखते हो प्रेजेंट में, हमारी जो स्टेट है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ये नहीं था, ठीक है। देयर इज अ वेरी डिसइंटीग्रेशन, और बहुत ज़्यादा तो कुछ जगहों पे तो ऐसा था कि दे डोंट वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन, जैसे कि इन द केस ऑफ जूनागढ़, इन केस ऑफ हैदराबाद, या इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या सिक्किम का मैंने कल बताया था, सिक्किम वाज आल्सो अंडर द चोग्याल डायनेस्टी, और चोग्याल जो थे राजा वहाँ के, वो चाहते थे कि सिक्किम को हम इंडिपेंडेंट एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है। बट द देन प्रेजेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेड कि नहीं, हम सिक्किम को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनने देंगे, इंडिपेंडेंट एक वो नेशन, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तो चाइना इसे कब्जा कर लेगा बहुत इजीली, क्योंकि सिक्किम बहुत छोटा सा स्टेट है। तो फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने वहाँ पे आर्मी भेजी और सिक्किम को भी अपने में ही मिला लिया, तो बहुत ज्यादा उस समय प्रॉब्लम आई थी। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गठित हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? ही इज फजल अली, ठीक है। अब फजल अली के साथ साथ उसमें दो और मेंबर थे, दीज आर के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। देखो यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं, कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। तो एच.एन. कुंजरू और ये तीन इसमें कमीशन में थे। इन्होंने वो पूरा हॉल क्वेश्चन देखा, एंड व्हाट दे हैव सेड, क्या कहा उन्होंने? इन्होंने अपनी ये गठित हुई थी कब? दिसंबर 1953 में, और 3 मेंबर थे। इन्होंने अपनी सबमिट की रिपोर्ट सितंबर 1955 या 1955 में। अब इन्होंने क्या कहा थे? जैसे कि जेवीपी कमेटी ने क्या कहा था कि लैंग्वेज इज नॉट द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे तो देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन, है ना। डिसइंटीग्रेशन मीन्स कि देयर आर सम ऑफ द उर्दू स्पीकिंग, देयर आर सम ऑफ द जैसे कि अगर मैं ट्राइबल एरिया का तुम लोगों को बताऊं तो देयर इज सम ट्राइबल, राजमहल हिल्स या उड़ीसा में उनकी अपनी ही लैंग्वेज है, वो संथाली है, वो उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। जैसे संथाल है तो वो अपनी संथाली लैंग्वेज में ही बोलते हैं, ठीक है। या अगर तुम गारो, खासी और जयंतिया हिल्स की बात करो तो बेटा मिजोरम है या त्रिपुरा है, उनकी जो ट्राइब्स है उनकी अपनी लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फजल अली कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया कि लैंग्वेज को बेसिस तो माना रीऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता, कि एक ही लैंग्वेज का एक स्टेट हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। एक स्टेट और उसमें मोर देन वन लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो फजल अली ने रिजेक्ट कर दिया था वन लैंग्वेज और वन स्टेट का फॉर्मूला, ठीक है। और इस जो पहला लैंग्वेज के बेसिस पे बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था किसके उस पे बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। और तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया था वो इनका हो गया, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग और कहा था? तेलंगाना हैदराबाद में भी तेलुगु स्पीकिंग है। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जो तेलंगाना और हैदराबाद का एरिया था वो भी इसमें मर्ज कर दिया गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये बना आंध्र प्रदेश उस समय। फिर इन्होंने क्या कहा कि हम ये जो 4 फैक्टर हैं इनको ध्यान में रखते हुए रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। सबसे पहले तो हमारी यूनिटी एंड सिक्योरिटी, कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी को
देखा जाएगा, उसको ध्यान में रख के ही हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी मैटर करती है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी भी, देखो अगर तुमने मोर देन वन लैंग्वेज का भी कर दिया और वो आपस में ही झगड़ते रहे तो कल्चरल होमोजेनिटी तो है ही नहीं। तो इसलिए ये भी हम इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और वहाँ की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, और फिर सेकेंड आता है फोर्थ एंड फॉरमोस्ट, वेलफेयर ऑफ स्टेट या वेलफेयर ऑफ, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल, ये इन्होंने कहा था फजल अली ने कि ये चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो फिर देन देखो, अब ये चीज तुम मैप की सहायता से ही समझ पाओगे। तो प्रेजेंट में उस समय बिफोर 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन था वो ऐसा नहीं था। देखो ये अभी तो दिखता है कि स्टेट है, ये स्टेट नहीं था। और पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा एक जगह थे। ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तो कुछ भी मतलब कंफर्म नहीं था, पता नहीं था। और अगर महाराष्ट्र गुजरात की तुम लोग बात करो तो ये महाराष्ट्र गुजरात भी आपका वो नहीं था एक स्टेट पूरी तरह से। ठीक है, ये भी एक ही पार्ट था। और ये पूरा पार्ट था बेटा मैसूर। ठीक है, पूरा मैसूर। तो अभी अगर प्रेजेंट में जब हम करेंगे तो तब तुम देखना, ये मैसूर था। और जो तमिलनाडु और ये पूरा रीजन था इसे कहते थे कार्नेटिक। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये थी कौन कौन सी प्रोविंसी थी ये उस समय, बॉम्बे, है ना। और ये क्या था, मैसूर। मैसूर, ठीक है। और ये था कार्नेटिक कह लो या मद्रास प्रोविंसी। वैसे इसे इस रीजन को कार्नेटिक कहते हैं और मद्रास, मद्रास प्रोविंसी। इसे इसे कहते थे, पूरा एरिया ये था अवध। अवध और यूनाइटेड, जब इंग्लिश लोग आ गए थे तो उन्होंने इसका नाम रखा था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, ये अवध था। एमपी का, इसका जो एमपी है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि यहाँ पे देश मध्य प्रदेश या एमपी। ठीक है, और ये जो राज्य थे ये सब, ये पूरा था बंगाल, ये बंगाल प्रोविंस। ठीक है, तो मतलब उस समय क्या था, ये सब अलग अलग था। और हैदराबाद किधर था, यहाँ पे तो पूरा हैदराबाद। ठीक है, ये बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन था। अब तुम लोग बस जो स्टेट है उनको देख लेना कि फिर बाद में क्या क्या बना। ठीक है, तो फिर आया, देखो ये जो गठित हुई कमीशन, देन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, देशन कमीशन। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था। तो 1956, और ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये भी 1956 में आया था, 1956 में। तो इसके बेसिस पे जो फर्स्ट राज्य था वो तो आंध्र प्रदेश तो पहले ही बन गया था। तो जो फर्स्ट क्रिएशन हुआ वो हुआ 1960 में, क्या बना, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और डेट याद रखना कब बना था, 1960 में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अब यहाँ पे मैप पे देखो, मैप पे कि कौन सी प्रोविंसी थी, बॉम्बे। अब बॉम्बे प्रोविंसी में से अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे कौन कौन, देखो एक तो गुजराती स्पीकिंग थे,
एक मराठी स्पीकिंग। तो जो गुजराती स्पीकिंग थे उनको गुजरात बना दिया, और जो मद्रासी या मराठी स्पीकिंग थे, मद्रासी नहीं मराठी, उनको महाराष्ट्र बना दिया। तो फिर हमारा ये स्टेट बना 1960 में गुजरात, और ये बना हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, और इसकी राजधानी मुंबई। बॉम्बे का नाम बदल करके इसका नाम रख दिया मुंबई। वो प्रोनाउंसिएशन सब चीजों का गलत करते थे, जैसे मद्रास उसका मद्रास, कैलकटा पता नहीं क्या ही, उनसे लिया नहीं जाता था नाम। ठीक है, तो मद्रास को वो बोलते थे मेड्रोस, तो उनका कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन था। तो बॉम्बे चेंज होते होते फिर हमने अपना मुंबई कर दिया। ठीक है, 1960 में ये बना। फिर दादरा और नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली। अब दादरा और नगर हवेली किसके कब्जे में थी? किसके कब्जे में थी? अंग्रेज भी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कौन से वाले अंग्रेज थे? अच्छा, हम सबको ही अंग्रेज कहते हैं, तुम्हें पता है? देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ फ्रेंच, देयर इज अ जर्मन, है ना, वहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो ये था अंडर पुर्तगीज। क्या 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 क्या? हाँ हाँ, गढ़वाली, हाँ। तो वो तभी तो कहते हैं कुमायूं और गढ़वाल हमारा है, क्योंकि वो उनके भाई भाई है ना। जो उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल रीजन है, नेपाल कहता है कि ये हमारा है। इंडिया कहता है कि नहीं तुम्हारा नहीं है, हमारा है। ठीक है, तो अपने अपने हैं सब। बॉर्डर की वजह से अभी तुम्हें रिसेंट कंट्रोवर्सी पता है क्या हुआ है? जो अभी हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, वहां पे अखंड भारत का नक्शा है। अखंड भारत का नक्शा देखकर किसी को खुशी नहीं हुई, स्पेशली पाकिस्तान को और चाइना को। देखो, इन अखंड भारत, जो सच है वो सच है। वंस अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब हमारा ही पार्ट था, तो ये तो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया है, ये रीजन है। तो अखंड भारत का नक्शा अगर तुम देखना उस पर गूगल पे सर्च करके, तो उसमें दिखाया है अफगानिस्तान ये पाकिस्तान ये हमारा रीजन है, और जो नेपाल वाला रीजन है वो भी अखंड भारत में हमारा ही दिखाया। तो नेपाली भी परेशान हो गए कि ये क्या कर दिया, हम तो थे ही नहीं पार्ट। लेकिन जब अशोका के टाइम के बाद से ये सब हमारा था, वो तो बाद में ये लोग फ्री हो गए और वो हो गया। तो मैप देख के ये लोग बड़े परेशान है। तो ये पुर्तगीज के कब्जे में था। ठीक है, पुर्तगीज के कब्जे में था 90 टिल 1994, और 1994 में इसको यहाँ से हटाया। अब ये कहाँ पर है बेटा? दादरा और नगर हवेली। देखो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, कुछ यहाँ पर है, दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली, ये रीजन याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये गोवन जो ये पीपल थे पुर्तगीज लोग, इन्होंने वो किया हुआ था। और यहाँ पे था देखो गोवा। ठीक है, यहाँ था गोवा। तो गोवा और ये पुर्तगीज के कब्जे में था, और इनको पुर्तगीज को फिर वहां से हटाया था बाय द वे ऑफ पुलिस एक्शन, क्योंकि ये लोग जा नहीं रहे थे और इन्हें यहाँ से हटाया था। रीजन क्या था? यूनिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे लिए सिक्योरिटी मैटर्स करती है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आए थे और कब इन्होंने पूरे देश को कब्जा कर लिया हमें पता तक नहीं चला। ठीक है, तो हम वही गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे, इसलिए पुर्तगीज को यहाँ से हटा दिया, और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये यूनियन टेरिटरी बन गया। तो क्या बना है? दादरा नगर हवेली क्या है? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ये अमेंडमेंट याद रखना, जब हम टेस्ट लेंगे तो उससे आप लोगों को देंगे इसमें टेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1961, ये यूनियन टेरिटरी बन गया, यूटी बन गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस है ये बताना, किसी को बताओ? नहीं पता? यूनियन टेरिटरी क्यों कहते हैं और स्टेट क्यों कहते हैं, क्या डिफरेंस है?
दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यूपी स्टेट है, क्या डिफरेंस है? नहीं, और दादरा और नगर हवेली में तो कोई नहीं रहता, मतलब रहते हैं लोग, लेकिन यूनियन टेरिटरी का क्या मतलब है? देखो, हमारा जो डिवीजन था, ABCD का डिवीजन जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, वो खत्म करके हमने सिर्फ दो चीजें रखी, दैट इज यूटी, यूनियन टेरिटरी, और स्टेट। अब जो स्टेट है उसका जो हेड होगा दैट इज CM, डिवीजन ऑफ पावर है बेटा हमारे यहाँ पे, है ना, और फेडरलिज्म है, CM होगा, और जो नॉमिनल हेड होगा दैट इज गवर्नर। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो होगी वो किसके कंट्रोल में होगी? प्रेसिडेंट के, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? उसे बोलेंगे LG। इसको गवर्नर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे कि अब हमारी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अब यहाँ पे कोई CM थोड़ी ही है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हुए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो यहाँ पर इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। सेम इन केस ऑफ दादरा नगर हवेली, सेम इन केस ऑफ किसकी, पांडिचेरी या पुदुचेरी, ठीक है। पांडिचेरी में मैंने बताया था माहे यनम कराईकेल, ये पौंडीचेरी की कुछ फ्रेंच टेरिटरी थी, और जो फ्रेंच है वो ये हमें इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर करके खुद चले गए थे, दे दिया था उन्होंने बहुत प्यार से, ठीक है। उनके लिए हमें कुछ यूज भी नहीं करना पड़ा कि पुलिस फोर्स हम यूज कर रहे हैं या कुछ भी, तो ये हो गया था। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस पता है, ठीक है। LG इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी वहां का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और स्टेट में CM होता है, ठीक है। अब दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, कल भी मैंने बताया था, दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है बेटा, दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और LG भी है, इसलिए वहां पर झगड़ा रहता, ठीक है। अब इसमें मैंने ये भी बताया था तुमको कि 239 जो सेक्शन, ये आर्टिकल 239 दिल्ली के बारे में बात करता है। दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब दिल्ली में एक और चीज है, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास CM केजरीवाल का अगर हम एग्जांपल लें तो उनके पास क्या क्या नहीं है, किन पे वो लॉ नहीं बना सकते, किस किस पे नहीं बना सकते वो लोग? पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर हो गया, और क्या हो गया? पुलिस, पुलिस उनके हाथ में नहीं है, और बेटा लैंड, ये तीन सब्जेक्ट उनके हाथ पे नहीं है, भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड कोई भी, ये तीनों सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास में नहीं है इन केस ऑफ दिल्ली। लेकिन अब रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 साल से वहां पे एक केस चल रहा था दिल्ली गवर्नमेंट का और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। अब 8 साल से उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका जो सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेट है, सर्विसेज पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव दोनों कंट्रोल उन्हीं का है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका कर सकती है, और उनके केस में लॉ भी वही बना सकती है, कौन? इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब डिसीजन आया था बेटा 11 मई को, और 19 मई को यूनियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की। ऑर्डिनेंस होती क्या है? ऑर्डिनेंस पता है? तीन तीन तरह की चीजें होती है, ये याद रखना। एक तो होता है, मैं यहाँ से मिटाई देती हूँ क्योंकि तुम लोगों को ये चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या किसमें क्या डिफरेंस है बेटा। एक होती है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, बिल, विधेयक, एक्ट, जो कानून बन जाता है, ठीक है, अधिनियम। ऑर्डिनेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? अध्यादेश। अध्यादेश, विधेयक और अधिनियम, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? देखो, जब पार्लियामेंट के दोनों सदन सेशन में नहीं होते, मतलब उनकी जो मीटिंग है वो नहीं चल रही होती है, आउट ऑफ सेशन होते हैं, तब प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी, कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब उस केस में वो कोई भी कानून बना सकता है। टेम्परेरीली ये रहता है, अगर ये पार्लियामेंट में आने वाले सेशन में पास हो जाता है तो ये कानून बन जाता है। फिर आता है विधेयक।
विधेयक क्या होता है? बिल। बिल सुना है? ठीक है, तो बिल कब तक रहता है? बिल के जब तक वो इंट्रोड्यूस होता है और जब तक पूरी तरह से पास, जब तक उस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते, जब तक वो बिल ही रहता है। और एक्ट कब बनता है? जब इस पे ये पास भी हो गया लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, और प्लस इस पे प्रेसिडेंट के साइन हो गए, ठीक है, तो ये एक्ट बन जाएगा। ये डिफरेंस है, ये चीज समझो कि ऑर्डिनेंस जब दोनों सदन नहीं होते उसमें सेशन में, तब वो जारी कर सकता है प्रेसिडेंट, और बिल होता है लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के साइन ना हो। लेकिन जब वो इन दोनों से पास हो जाए और प्रेसिडेंट के साइन हो जाए तो वो अधिनियम कहलाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि एक सिविल सर्विस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएंगी। उसमें एक सीएम होंगे, 2 अदर ब्यूरोक्रेट होंगे, ठीक है, और वो डिसाइड करेंगे कि जो ट्रांसफर है ब्यूरोक्रेट का या अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर केजरीवाल जी नाराज हो गए। ठीक है, तो केजरीवाल जी जगह जगह जा रहे हैं, मतलब अलग अलग स्टेट में समर्थन के लिए। अभी वो तमिलनाडु वगैरह भी गए हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन है? नहीं पता। MK स्टैलिन। स्टैलिन तो सुना होगा तुमने, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट वो है सीएम MK स्टैलिन। तो MK स्टैलिन ने भी कहा कि वी विल सपोर्ट यू। अब सपोर्ट कैसा होता है, क्या किस तरह का सपोर्ट होगा? वो ऐसे जाके जंतर मंतर पे थोड़ी बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट में वो, जैसे अब तमिलनाडु का भी रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में, या कर्नाटका का भी है, तो ये सबसे ये मांग रहे हैं कि वहां के जो MP होंगे वो जो वोटिंग होगी उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ में या उस सपोर्ट में, तो जब सपोर्ट में वो वोट ना करें। ठीक है, तो वो वोट एक तरह से इकट्ठी कर रहे हैं CM केजरीवाल। ठीक है, और जहां तक कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है जो ऑर्डिनेंस आई है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप एकदम से किसी भी रूलिंग को, किसी की जजमेंट को अवहेलना कर रहे हो। जब आप ही अवहेलना कर रहे हो तो फिर जनता क्या मानेगी? तो ये चीज है। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, दमन और दीव 1921 में बन गए थे। दादरा और नगर हवेली बन गई थी यूनियन टेरिटरी 1961 में, और दमन एंड दीव भी 1961 में ही बनी थी। गोवा कब बना था? देखो, गोवा के केस में यहीं पे लिख लेना, गोवा 1987 में स्टेट बन गया था, और ये भी किसके कब्जे में था? पुर्तगालीज के या पुर्तगीज के कब्जे में था। दमन एंड दीव भी बच्चे यहीं पे लिख लेना, दमन एंड दीव। ये भी 1961 में बने थे। लेकिन इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो अलग रहेगा, बट इसका अमेंडमेंट एक्ट, इसका 10th था, इसमें अमेंडमेंट एक्ट में क्या जुड़ेगा? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो दमन एंड दीव था, अमेंडमेंट एक्ट अलग रहेगा इसका। सेम ईयर में हुए थे बट अमेंडमेंट अलग था। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट डन। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, एक बार बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ व्हाट इज द। फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठाई, और उसमें HN कुंजरू और KM पानीकर 3 मेंबर थे, ये दोनों तीनों। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में सबमिट की, और इन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो किया सोल बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है, कि वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं हो सकती। और उसमें फिर इन्होंने वो सारी चीजें की, और जो पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हुआ था दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया, और लेटर ऑन फिर महाराष्ट्र 1960 में, दादरा और नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बना 1954 में, और दमन एंड दीव 1961 में,
और जो गोवा था वो 1987 में, उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी था और 1987 में फुल फ्लेज स्टेट बन गया। स्टेट बन जाता है तो उसका क्या चेंज हो जाता है? अथॉरिटी चेंज हो जाती है ना। कि जब यूनियन टेरिटरी था तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? एलजी। जब स्टेट बन जाता है तो वहां पे वो एक वो देते हैं लाइक कि सीएम होगा, पूरी एक असेंबली देगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसकी अपनी, और अपना सब कुछ जो जिसके हाथ में होगा वो सीएम के हाथ में